नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। नगीना के फायर ब्रांड सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाल में की अपनी बिजनौर रैली में कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो बुलडोजर पर ताला लगेगा और फर्जी एनकाउंटरों की जांच होगी। अब ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। दरअसल चंद्रशेखर ने एक लंबी फहरिस्त, एक मैनिफेस्टो के स्टाइल में उन्होंने अपना लोगों को बताई कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। लेकिन मैं ये दो चीजें खास तौर पर बुलडोजर और फर्जी एनकाउंटर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके जरिए वो सीधे सीधे बीजेपी की मौजूदा सरकार को चुनौती दे रहे हैं। हाल में चंद्रशेखर ने यूपी तक से एक लंबी बातचीत की थी, पॉडकास्ट किया था, तब उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले संभावित गठबंधनों के लिए उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी को छोड़कर किसी के साथ भी मैं कर सकता हूं गठबंधन, यानी सरकार को सीधे चुनौती, अपनी पोजीशनिंग सरकार बीजेपी के अगेंस्ट। तो सवाल यह है कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां किसी भी नेता के लिए नो सेकंड चांस, यानी दोबारा मौका मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, करो या मरो की स्थिति है, वहां चंद्रशेखर की ये सक्रियता और उनकी ये पोजीशनिंग किसका खेल बनाएगी, किसका खेल बिगाड़ेगी, और चुनाव पास आते आते चंद्रशेखर क्या भूमिका इस चुनावी जंग में निभा रहे होंगे, इस पूरे मसले को डीकोड करने के लिए हमारे साथ मुद्दे की बात में आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद। तो आस मोहम्मद जी, शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं कि ये जो विजय संकल्प यात्रा चंद्रशेखर की बिजनौर में थी, तो उससे पहले 2 घंटे हाउस अरेस्ट करके रखा गया, भारी पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर लगा दी गई, होर्डिंग्स हटा दिए गए। लेकिन इस प्रशासनिक सख्ती के बावजूद जब मंच पर पहुंचे चंद्रशेखर, तो उनके आक्रामक तेवर और ज्यादा मुखर थे। तो सरकार का एक्शन तो चंद्रशेखर को हीरो ही बनाती है, आपको क्या लगता है? देखिए नीरज जी, इस यात्रा का नाम है सत्ता परिवर्तन यात्रा। माफ करना, हाँ सर, वो सॉरी, मैं जयंत की यात्रा से शायद इसको कंफ्यूज कर गया। बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन यात्रा जी। सत्ता परिवर्तन यात्रा। तो चूंकि आपने सवाल पूछा तो मुझे भी आपके सवाल से ही ये बात याद आई, सत्ता परिवर्तन यात्रा वाली। आपने ये कहा कि इनको 2 घंटे तक हाउस अरेस्ट किया गया, इनके कार्यकर्ताओं को रोका गया। हम्म, तो नाम है सत्ता परिवर्तन यात्रा। तो जब जी। सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलेगी तो वो कोई हम्म, भी राजनीतिक दल दल हो अपोजिशन का, तो जो सत्ता हम्म, में आसीन लोग हैं वो निश्चित हम्म, तौर पे, उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो नीति निर्माता हैं, उनके मन में हम्म, एक बात सेटअप करेगी कि इस हम्म, यात्रा में जो भी बात होगी वो सरकार के खिलाफ होगी। हम्म, जितना सही। जो भी मुद्दा इसमें उठाया जाएगा, जो भी सत्ता परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ये है कि कमियां गिनाई जाएगी सत्ता की, और ये कहा जाएगा कि सत्ता जो है इसने सही तरीके से काम नहीं किया है, या इसने उत्पीड़न किया है, या जनता के इरादों पर, जनता की उम्मीदों पर ये खरी नहीं उतरी है। अतः इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। और हम्म, जब बदल देने की बात होगी तो जो सत्ता पे आसीन है, वे नेता, वे मंत्री, वे मुख्यमंत्री और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सत्ता के चहेते अधिकारी, वे हम्म, खुद को डिस्टर्ब महसूस करेंगे। हम्म, इसलिए ऐसी कोई भी यात्रा, वो चाहे हम्म, चंद्रशेखर आजाद निकालें, चाहे अखिलेश यादव निकालें, चाहे कोई भी सत्ता का विपक्षी राजनीतिक दल जो किसी भी राज्य में है वो निकाले, तो सत्ता जो है वो परेशानी महसूस करेगी, उनको रोकने की कोशिश करेगी, अपने तरीके से करेगी। ये तो गनीमत है कि सरकार के मन में, सत्ता के मन में एक आइडिया चल रहा है, और वो आइडिया ये है, पता नहीं, मुझे नीरज जी आपके साथ बात करते हैं मेरे अंदर भी कहाँ से आइडिया आते हैं, ये बात मैंने भी अब तक हम्म, सोची नहीं थी, आपसे बात करते हुए सोच रहा हूँ। जी ये जी जी। तो सरकार के मन में एक आइडिया चल रहा है कि अगर हम्म, हमने चंद्रशेखर के लोगों पर, हम्म, चंद्रशेखर के वोटर्स पर, चंद्रशेखर हम्म, के समर्थकों पर बहुत अधिक सख्ती कर दी, तो जो थोड़ा बहुत दलित हमारे प्रति सॉफ्ट है वो भी चला जाएगा। मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर ये सत्ता परिवर्तन यात्रा अखिलेश यादव निकाल देते, तो जो दो हम्म, तीन चार 5 हजार आदमी पहुंच रहे हैं, क्या हाल हो जाता समाजवादी पार्टी का। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर इस हाउस अरेस्ट की वजह से चंद्रशेखर अच्छे खासे सुर्खियों में बने रहे, और उसके बाद जो उन्होंने जाकर फिर
फिर फाइनली मंच पर वो पहुंचे। तो उन्होंने बिजली मुफ्त दूंगा, आरक्षण, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण, अति दलितों के लिए आरक्षण, ये तमाम बातें कही। लेकिन जो एक बात अंडरलाइन करने वाली खास तौर पर थी कि बुलडोजर पर ताला लगेगा, फर्जी एनकाउंटरों की जांच होगी। अब ये दोनों चीजें बीजेपी का एक कोर नैरेटिव है, बुलडोजर राज और कानून व्यवस्था के नाम पर जो भी एनकाउंटर होते हैं या जो भी कार्रवाई होती है। अब ये बीजेपी के कोर नैरेटिव पर सीधे चोट करके किसे संदेश दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? देखिए, इसको थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जब हम सोसाइटी में कोई मैसेज देते हैं, सड़क का, बिजली का, पानी का, या जैसा आपने कही, वो मुद्दा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो चंद्रशेखर ने इसके बीच में उठाया, लेकिन उसकी चर्चा आपने भी नहीं की। वो मुद्दा है अति पिछड़ों का, ओबीसी का, वंचितों का, दलितों का, माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन मीन्स चाहे वो रिजर्वेशन की शक्ल में हो, और चाहे वो सरकार में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो सिस्टम में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में प्रतिनिधित्व हो। तो वो आपने इनडायरेक्ट में कही, वही बात चंद्रशेखर ने भी कही, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर लोगों को उसको सुनना नहीं है। लोगों की उसमें रुचि नहीं है। लोग जो हैं वो उनकी रुचि, जैसा आपने कहा, नैरेटिव। इंडियन मीडिया में और इंडियन पॉलिटिक्स में पिछले 10-20 साल में सारी लड़ाई नैरेटिव की है। तो आपने कहा नैरेटिव, तो नैरेटिव का जहां तक प्रश्न है वो ये है कि ये बुलडोजर वाली सरकार है और ये एनकाउंटर वाली सरकार है। तो एक परसेप्शन है, ये दो बुलडोजर और एनकाउंटर जो होते हैं, वो आंकड़े अलग बात है कि 200 ज्यादा एनकाउंटर हुए, उनमें 65 मुस्लिम्स हैं, तो आंकड़ों के दृष्टिकोण से तो अलग बात है। लेकिन उसका वो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है या एनकाउंटर की जो कार्रवाई है, उससे एक कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो उसका प्रचार भी अधिक है जी। तो उसका प्रचार भी अधिक है, दोनों को फायदा होता है उसमें। जो पोजीशन है यानी सत्ता पक्ष है, उसको भी ये कहने में फायदा है कि देखो पेच पूरे टाइट है, और जो अपोजिशन है उसको भी ये कहने से फायदा है, वो कहती है कि देखो इनको सताया जा रहा है। तो वो जो तो कुल मिला के चंद्रशेखर मुस्लिम समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई अगर भले ही वो नैरेटिव है कि अगर आपको इन दो चीजों के जरिए आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आके इन दोनों चीजों को बंद कर दूंगा या इनकी जांच करवाऊंगा। मतलब अपने अपने कोर दलित वोट के साथ वो एक मुस्लिम समाज को सीधा सीधा संबोधित कर रहे हैं ना इस बात के जरिए। अच्छा, एक तो है ओपनली से, ये एक बहुत मतलब हेल्थी डिसीजन है, हेल्थी डिस्कशन है। एक तो है ओपन से, खुले तौर पर कहना, चंद्रशेखर ने कह दिया। एक होता है अंडरस्टूड। जैसे आजम खान जेल में है, तो अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो जेल से बाहर आएंगे, सारे मुकदमे वापस होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी बुलडोजर की कार्रवाई बंद करेंगे, एनकाउंटर की ये कार्रवाई जो है वो भी बंद करेंगे, मगर ये अंडरस्टूड है। वो इस बात को ओपन कह नहीं पा रहे। चंद्रशेखर में साहस है, वो ओपन कह पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, चंद्रशेखर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास एक ही मार्ग है, आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये एक परसेप्शन है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर्स जो हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल, मुस्तफा कग्गा, राहुल खट्टा, बड़े बिग क्रिमिनल थे जो पुलिस को टारगेट करते थे। ऐसे लोग जो हैं वो इससे पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी उनकी सरकार में भी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में भी, और बाद में अखिलेश यादव की सरकार में बदमाश हमेशा मरते रहे, मारे जाते रहे। एक आईपीएस अधिकारी है नवनीत सिकेरा, उन्होंने मुजफ्फरनगर के एसएसपी रहते समय 56 एनकाउंटर किए, और वो जो 56 एनकाउंटर उन्होंने किए थे, उसमें जितने भी एनकाउंटर थे वे सब हार्डकोर क्रिमिनल्स के थे, जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी, भोकाल। बिल्कुल। तो उन्होंने हार्डकोर क्रिमिनल के थे। तो आइडिया ये है कि जब इस तरह की कार्रवाई की जाए अपराधी के विरुद्ध, तो अपराधी की जाति, अपराधी का धर्म ना देखा जाए, कार्रवाई जो है वो फेयर हो और अपराधी के विरुद्ध हो। और यहां चंद्रशेखर का कहना क्या है? चंद्रशेखर ओपनली ये बात कह रहे हैं कि इन कार्रवाई में, इस तरह की कार्रवाई में वो फेयर डिसीजन नहीं लिए जा रहे। एक जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, असद ने मर्डर किया सूर्या का, तो सूर्या का मर्डर जो है वो जघन्य अपराध। असद एनकाउंटर में मरा तो किसी को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो कातिल था असद, तो उसके मारे जाने पर किसी को कोई
ऐतराज नहीं हुआ। मगर चिराग त्यागी का मर्डर हुआ गाजियाबाद में, उसका हत्यारा हुआ वो यश खटीक, वो जेल गया। एक और मर्डर हुआ, एक अरबाज का मर्डर हुआ, एक और मर्डर हुआ, पुलकित का मर्डर हुआ, एक वो गोपाल शर्मा लड़का था उसका मर्डर हुआ। मगर उनके कातिलों के साथ, उनकी हत्या करने के वाले आरोपी के साथ वैसी कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल जो है वो ये है, चंद्रशेखर में क्या खूबी है? चंद्रशेखर जो है उसके पूरे आप कैरियर को देखें, चंद्रशेखर 2017, एक तो अनडाउटली चंद्रशेखर का जो एडवांटेज है वो ये है कि चंद्रशेखर निडर है। चंद्रशेखर अपनी बात कहने से डरता नहीं है, झिझकता नहीं है। वो जो अखिलेश यादव में झिझक है, वो जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में झिझक है, वो अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इवन मुस्लिम तक नहीं कह पाते, वो चंद्रशेखर में नहीं है। तो इसलिए चंद्रशेखर का जो एक मुसलमानों में एक उसका पसंदीदा वर्ग भी है, जो कम से कम ये जरूर कहता है कि चंद्रशेखर जो है वो हमारी बात कहता है। तो ये साहस की बात है। दूसरा, चंद्रशेखर का एक आइडियोलॉजी है। चंद्रशेखर एक सेट आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो सेट आइडियोलॉजी है दलित मुस्लिम समीकरण। वो ये बात जानते हैं कि पिटी पिटी कौम, यानी दलित, शोषित, उत्पीड़ित और वंचित कौम का एकजुट हो जाने का मैसेज वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से लेकर के काशीराम तक, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु, अपना राजनीतिक प्रेरता मानते हैं काशीराम जी को, तो उन तक वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उत्पीड़ित शोषित कौमों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो इस आइडिया पे काम करते हैं और उन्हीं के मुद्दों की बात करते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है जो सामान्य तौर पर दूसरे व्यक्ति को नहीं दिख रहा है, वो बड़ा बड़ा बिग पॉइंट है, वो चंद्रशेखर के लिए पर्सनल पॉइंट है। वो पॉइंट ये है नीरज जी कि चंद्रशेखर जो है जब सदन में होते हैं तो वो बड़ा वर्क होता है उनका, और सदन में वो उन मुद्दों को उठाते हैं जो समाज के एक वर्ग के नहीं बल्कि ओवरऑल सबके लिए सबके फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे हैं। जैसे पिछले 2 साल उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए हो गए, इन 2 साल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो किसी राजनीतिक पार्टी को उठाना चाहिए थे, लेकिन एक सांसद अकेला एक पार्टी का है, वो उनको जरूर राइज किया, बड़े बड़े मुद्दे राइज किए। जब वो सदन में नहीं होते हैं तब वो ऐसे पीड़ितों के घर जाते हैं, दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, जिनके साथ कोई ना कोई मेजर घटना, दर्दनाक घटना हो जाती है, उनके कंधे पर हाथ रखने। इसके अलावा उन्होंने 3 बड़े कार्यक्रम किए हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में, 3 बड़े कार्यक्रम, मेजर कार्यक्रम। पहला उन्होंने किया था प्रबुद्ध जन सम्मेलन। प्रबुद्ध जन सम्मेलन मायावती जब मुख्यमंत्री थी या उससे पहले भी वो उनका आइडिया था, बसपा करती थी, मगर उसमें ब्राह्मण अधिक आते थे। इन्होंने जो किया था उसमें सर्व समाज के प्रबुद्ध जन बुलाए। प्रबुद्ध जन से मतलब था चाहे वो ओबीसी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो, चाहे जनरल का हो, लेकिन वो एडवोकेट हो, टीचर हो, या कुछ भी प्रबुद्ध जन जिसे कह सकते हैं सोसाइटी में, वो इन्होंने बुलाए। वो काफी दिन तक इनके सम्मेलन चले। दूसरा इन्होंने किया संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली। उसमें ये इन्होंने मुजफ्फरनगर से किया शुरुआत, उसके बाद आगरा में की, बाराबंकी में की और जौनपुर में की, और बड़ी कामयाब रैली थी। अब ये चौथा लेकर आए हैं, ये वाला सत्ता परिवर्तन यात्रा, 18 मंडलों में ये करेंगे। तो जनता ये बात भी, उनको अपना वोट बनाना है, अपना समर्थक समूह करना है, और ये बेइंतहा एक्टिव है दूसरे नेताओं की तुलना में। अगर ये यूएस भी गए तो यूएस में जाकर भी इन्होंने वहां भी बहुजन समाज की बात की, वहां भी रविदास आश्रम में गए, वहां भी जो है वो अंबेडकर सभाएं जो वहां बनी हुई है, अंबेडकर संस्थाएं जो बनी हुई है, वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी बात कही। जीप के पीछे लिखा। हाँ, तो वहां इन्होंने वहां भी वही मैसेज देने की कोशिश की। कुल मिला के चंद्रशेखर जो है वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर गड़ाए खड़े हैं। अगर ये मेरठ में चुनाव लड़ने आ रहे हैं हस्तिनापुर में, तो उसका भी एक बड़ा उद्देश्य है। तो पॉलिटिकल लाइन जो है इनकी वो क्लियर है, उसमें क्लैरिटी बहुत है, उसमें क्लियरेंस बहुत है नीरज जी। जी नहीं, तो मैं आपसे यही पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, जो कहा कि मुस्लिम में एक वर्ग है, मुस्लिम समुदाय में, जो ये मानता है कि चंद्रशेखर उनकी बात को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। अखिलेश यादव में हिचक है, लेकिन अखिलेश यादव को आंकड़ों के मुताबिक 89-90% मुस्लिम वोट दे रहा है, जिसे हम एक मुश्त वोट कह सकते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या अपनी इस अब चूंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो हर चीज को हम थोड़ा सा चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है, अब ये मैं आपसे एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर आपकी ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूं, आपका एनालिसिस पूछ रहा हूं, कि क्या चंद्रशेखर का जो मुस्लिम वोट बेस है
वो बढ़ेगा क्या? वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चंद्रशेखर को वोट भी देगा क्या? मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर या फिर इनके और इलाके, क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना कि मुस्लिम अल्टीमेटली उसको वोट दे रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है उनकी नजर में। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि अपनी इस पॉलिटिकल क्लियर लाइन की वजह से अपने इस वोट बेस को बढ़ा पाएंगे चंद्रशेखर, मुस्लिम वोट बेस को? अल्टीमेटली नीरज जी, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है, आप एक शानदार जर्नलिस्ट है अल्टीमेटली। चलिए, आप क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सवाल सवाल जारी हाँ, रहेंगे। सवाल सवाल जो आपने पूछा है वो हाँ, भयंकर सवाल है। देखिए, हम रीड करते हैं, क्योंकि हम जर्नलिस्ट है ना, हमारा मुख्य काम है, सबसे अच्छे जर्नलिस्ट का जो सबसे मुख्य काम है वो है पैटर्न पढ़ना। अगर जर्नलिस्ट ने पैटर्न पढ़ना सीख लिया तो वो एक अच्छा जर्नलिस्ट है। तो अभी हम देखते हैं, पिछले दिनों इन्होंने बिजनौर से गौहर इकबाल को ज्वाइनिंग कराई। बिजनौर में इनके पास में जो नेता हैं, आप उनका बात करें, इनके पास है बिजनौर में इंजीनियर मोजदम नजीबाबाद के चेयरमैन, इनके खुर्शीद मंसूरी सहारनपुर के चेयरमैन, ठलट्रम बहुत बेहतरीन जबरदस्त इनका चेहरा है बिजनौर में। इनके पास है मोहम्मद गाजी अफजलनगर के पूर्व विधायक। मेरठ आइए, इनके पास है बाबर चौहान, इनके पास है बदर अली, इनके पास है इलाही। तो इनके सहारनपुर जाइए आप, इनके पास है राव केसर। मुजफ्फरनगर आइए आप, इनके पास है अमीर आलम, नवाजिश आलम। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनके पास जो नेतृत्व है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के में जो इन्होंने नए अपनी पार्टी ज्वाइनिंग कराई है, ये ज्यादातर वे नेता हैं जो मुसलमान या तो बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं या समाजवादी पार्टी से या बसपा से कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से एक पूर्व सांसद है अमीर आलम, उनके बेटे हैं नवाजिश। इनमें से पूर्व विधायक हैं गाजी, बाबर चौहान है, जो लगभग 14 साल से लगातार किठौड़ विधानसभा पर चैलेंज कर रहे हैं शाहिद मंजूर की सत्ता को। तो बदर अली है, बदर अली बड़ा रोमांचक उनकी कहानी है। इतनी रोमांचक उनकी कहानी है कि उन्होंने एक संस्था बनाई सेवा समिति करके, और उस संस्था के टिकट पर समर्थन दे करके 12 पार्षद जिता दिए मेरठ में। हाँ, बड़ी उनकी कहानी वो इनके साथ है। तो ये इन्होंने जितने लोग इनके साथ हैं, ये वे हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, जो चुनाव लड़ने आए हैं। जो तो आपने जब ये प्रश्न किया तो अब इसका जवाब ये है कि निश्चित तौर पर इनका मुसलमानों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन कहां बढ़ेगा, अब ये प्रश्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर सरदना में अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी जी। तो अगर अतुल प्रधान के सामने किसी मुसलमान प्रत्याशी को दे देते हैं तो अतुल प्रधान के लिए एक संकट आएगा। ये सिंपल स्टोरी है। शाहिद मंजूर के सामने बाबर चौहान को चुनाव लड़वाएंगे किठौड़ विधानसभा से, तो शाहिद मंजूर को निश्चित तौर पर परेशानी होगी। बदर अली या तो मेरठ शहर लड़ेंगे रफीक अंसारी के सामने, या मेरठ दक्षिण लड़ेंगे। वहां से सपा किसी को चुनाव लड़ाए, आदिल चौधरी को तो इस बार मुझे नहीं लगता कि लड़ा पाएंगी, लेकिन किसी को भी चुनाव लड़ाए, बदर अली समस्या पैदा करेंगे लोकल। गाजी निश्चित तौर पर समस्या पैदा करेंगे। खुर्शीद मंसूरी नजीबाबाद से भीम आर्मी से चुनाव लड़ेगा, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा, जिनकी सबसे ज्यादा संभावना है, और वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक तस्लीम अहमद की सत्ता को हिला देगा, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय है खुर्शीद मंसूरी। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मतलब ये हम इस पूरे सिनेरियो को समझे, तो जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुन चुनकर ऐसी विधानसभा सीटों पर जहां मुसलमान संख्या में अधिक हैं, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया है, वहां ये मुसलमान प्रत्याशी देंगे, दे रहे हैं, दे रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बसपा से अधिक इनके दरवाजों पर टिकटों की भीड़ लगी है। अभी अंबेडकर यात्रा जब आई हमारे क्षेत्रों में, तो जो पोस्टर लगे हुए थे उनमें युवाओं के पोस्टरों के साथ साथ जहां पहले मायावती जी का फोटो लगता था, वहां अंबेडकर यात्रा में भी तमाम यात्राओं में चंद्रशेखर का फोटो लगा था। दलितों का एक नौजवान जो बसपा की तरफ जा सकता था, जो यूथ है, वो पूरी तरह से चंद्रशेखर की तरफ ट्रांसफर हो चुका है। नहीं, ये तो दिखाई देता है। चंद्रशेखर के हर पब्लिक इवेंट के अंदर जो भीड़ होती है वो बड़ी ऑर्गेनिक किस्म की भीड़ होती है, वो जुटाई हुई भीड़ नहीं होती है, नजर आता है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया भी कोई नैरेटिव सेट कर रहा है आज की तारीख में, वहां भी चंद्रशेखर और उनकी पार्टी की जो मौजूदगी है वो काफी मजबूत नजर आती है। वहां सोशल मीडिया पर हर तरह का दर्शक मौजूद है, लेकिन चंद्रशेखर के पक्ष में भी बहुत सारे लोग
नजर आते हैं। तो यानी ये तो नहीं कहा जा सकता, जो कुछ लोग बिल्कुल खारिज करते हैं या पुराने अतीत के साए में ही वोटिंग पैटर्न को देखना चाहते हैं, उन्हें तो मुझे भी लगता है निजी तौर पर कि उसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए। बाकी नतीजे तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर की मौजूदगी को तो कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक बात और जो आपने पिछले हफ्ते शायद हमारे इस शो में कही थी रजत के साथ, कि चंद्रशेखर ने यूपी तक के साथ एक पॉडकास्ट किया था लंबा सा, उसमें उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, मतलब गठबंधन के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे बड़े हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर। तो आपने बताया कि उनकी पार्टी में थिंक टैंक हैं जो उनकी दो राय हैं, एक तो अकेले लड़कर खुद को खड़ा किया जाए आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए, और दूसरा ये कि सपा के साथ जाया जाए। क्या 2027 में वजूद बचाने या अपना आधार बढ़ाने के लिए राजनीतिक वजहों से मजबूरी में ही सही अखिलेश यादव और चंद्रशेखर साथ आ सकते हैं, आपको ये लगता है? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है और इसका ये इतना कठिन है कि अखिलेश यादव भी इसमें निर्णय लेते हुए कठिनाई महसूस कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और आप और हम भी ये इस बात को विचार कर रहे हैं। एक्चुअली अखिलेश यादव जो हैं वो चंद्रशेखर को ये अगर घटना है तो बताता हूँ। एक्चुअली ये बहुत गोपनीय बात है, लेकिन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एक जमाने की बात है कि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को फोन किया और इनकी आपस में बातचीत हुई। तो जब आपस में बातचीत हुई तो उसमें अखिलेश ने ये बात कही थी चंद्रशेखर को कि मैं पर्सनली तुम्हारा बिल्कुल विरोधी नहीं हूं और पर्सनली मैं तुमसे किसी तरह से नाराज भी नहीं हूं, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, वो अलग बात। मगर जयंत वाले एपिसोड से मेरे लिए ट्रस्ट करना कठिन हो रहा है। तो अखिलेश यादव जो हैं उनके साथ में नहीं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप वो भी खोल दीजिए ना, किस एपिसोड की बात कर रहे थे, किस घटनाक्रम की बात कर रहे थे, वो किसकी वजह से ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा? असल में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद में एक तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बिल्कुल। और खतौली बाई इलेक्शन में तीनों नेता एक मंच पर दिखाई दिए थे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद जी। और जनता में एक मैसेज है कि जयंत और चंद्रशेखर की एक बात है। और जयंत चौधरी जो है उनको राज्यसभा में भेजा अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव को भेजने की मांग कर रहे थे पार्टी के लोग, लेकिन उन्होंने जयंत चौधरी को चुना उसके लिए। इसके अलावा जब जयंत चौधरी 2022 में विधानसभा चुनाव आकर के लड़े थे तो कोई सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि 2017 में उनके पास एक विधायक था और वो एक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया, यानी जीरो थी उनके पास जी। उसके बाद उनको अच्छी संख्या में विधानसभा सीट मिली, 8 से 9 विधायक, पहले 8 थे फिर 9 हो गए उनके विधायक जी, एक और बढ़ गया बाद में, उनके जीते, उनको राज्यसभा मिली। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने वेटेज में उनका वेटेज बना, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग जयंत चौधरी को मनाने के लिए, अपने पक्ष में तोड़ने के लिए लगाए, तो वो तभी लगाए जब उनकी ताकत बन गई थी और वो ताकत उनको देने में अखिलेश यादव का सहयोग। ये जेन्युइन ट्रूथ है। अब जयंत के जाने से अखिलेश यादव जो हैं उनको ये फील हुआ कि उन्होंने जयंत को बढ़ाया, जयंत को ताकत दी और कहीं वो चंद्रशेखर को प्रमोट करें, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएं और चंद्रशेखर ताकतवर हो जाए, 2027 में 10-12 विधायक अपने बना ले, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए चैलेंज बने। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय जाट राजनीति के हिसाब से अखिलेश यादव वो ये मानकर चल रहे हैं कि जाटों का बहुत बड़ा प्रतिशत, हरिंदर मलिक अगर कुछ प्रयास कर लें तो कर लें, लेकिन जाटों का बहुत बड़ा प्रतिशत उनको नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी जो है वो अदर ओबीसी और अदर जाट पर फोकस कर रही है। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक। नहीं, मेरा बिल्कुल अगला सवाल इत्तेफाकी नहीं था, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं गुपचुप बातचीत में कि जयंत चौधरी के साथ आने के जो हमारे फायदे हैं वो फायदे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि ये जो गैर यादव ओबीसी, कश्यप, सैनी, शाक्य कुशवाहा, मौर्य, ये जो जातियां हैं, ये जाटों के साथ इनकी नहीं बनती है, खटपट होती है, तो ये जहां जाट वोट देता है उसके अगेंस्ट वोट देते हैं। तो बीजेपी का ये बड़ा वोटर रहा है 2022 में, तो बीजेपी को लगता है कि जयंत के साथ आने से कहीं ये वोटर, इस वोटर के अंदर बेचैनी ना हो। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी इनके ऊपर फोकस कर रही है, मेरा सवाल यह है कि क्या ये वोटर चंद्रशेखर की तरफ भी जा सकता है?
और ये सवाल उस आलोक में भी है कि वो तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी को, अति पिछड़ों को, अति दलित को। असल में आपने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की थी तो आपने बताया कि मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि जिसको आप कह रहे हैं कि अति पिछड़े पिछड़े वंचित तबके जो हैं, तो इनकी थ्योरी बस इतनी ही होती कि इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एक लड़ाई इस देश में पिछले 10 सालों में बहुत मजबूत हुई है, उस लड़ाई का नाम है सर्वाइवल की लड़ाई। तो ये जो इस तरह की कम्युनिटीज हैं, जैसे ये बिग इशू, मैं यूपी तक को भी मैं सलाह दूंगा कि वो इस पर एक बड़ा प्रोग्राम करे जी। कि पिछले 6 महीने में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में वो रिसर्च करे यूपी तक कि कितने कश्यप जाति के युवाओं की हत्या हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कश्यप जाति के युवाओं की हत्या होने से यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिले, एक मुजफ्फरनगर, एक सहारनपुर और एक शामली में जबरदस्त उबाल है। यहाँ कई कश्यप संगठन जो है वो खड़े हो गए हैं। इकरा हसन पर जिस मामले में मुकदमा हुआ उसमें इकरा हसन कश्यप जाति के एक युवक की हत्या वाले मामले में हत्या आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए ही पहुंची थी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। और यहाँ लगातार तो कश्यप समाज जो है वो अंदर से वो उबल रहा है। मैं आपको बता दूं, शामली के 3 विधानसभाओं में, शामली और सहारनपुर की देवबंद विधानसभा और सहारनपुर की गंगोह विधानसभा, यानी 5 विधानसभाओं में कश्यप वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। पूलन देवी की बहन उमा कश्यप यहां से एक बार चुनाव लड़कर गई है लोकसभा का, कैराना से। तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, या ये जो चंद्रशेखर सिर्फ ये नहीं देख रहे कि रिजर्वेशन की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, बल्कि चंद्रशेखर ये भी कह रहे हैं कि हम ओप्रेस्ड कम्युनिटी वाले हैं। तो जिन लोगों को डोमिनेट करते हैं, ऐसी कौम जिनको आप मार्शल कौम कह सकते हैं, ऐसी कौम जिनको आप दबंग कौम कह सकते हैं, वो जिनको डोमिनेट करते हैं, कम से कम चंद्रशेखर का एक मैसेज तो है कि उन्होंने राजपूत ठाकुर जाति के लोगों के विरुद्ध संघर्ष किया सहारनपुर में, वहीं से तो इनकी राजनीति का और इनका जन्म हुआ। सिंपल मैसेज तो है। तो वो चंद्रशेखर के ही पार्टी के, भीम आर्मी के भी कुछ कश्यप जाति के नेता और आजाद समाज पार्टी के कुछ कश्यप जाति के नेता इस बात को हाईलाइट भी कर रहे हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के नेता भी हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके भी है, चंद्रशेखर वाले भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है कि ये मैसेज अगर पब्लिक में गया कि डोमिनेट जातियां जो राजनीतिक तौर पर जिन्हें हिस्सेदारी मिलती रहती है, जिनके विधायक सांसद बनते रहते हैं, उनसे विपरीत यही एक एंगल है जो भारतीय जनता पार्टी से 50% अदर ओबीसी को काट सकता है। और दूसरा एंगल है इनमें से किसी को टिकट दे देना जी, जिस पर दूसरा वाला जो योजना है वो तो समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की योजना तो यह है कि सैनी, कश्यप, प्रजापति, इनको प्रतिनिधित्व दो, इनको टिकट दो। ये समाजवादी पार्टी की योजना है। चंद्रशेखर की योजना है कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप और हम, चूंकि आपका भी उत्पीड़न हुआ, हमारा भी उत्पीड़न हुआ, आपका भी शोषण हुआ, हमारा भी शोषण हुआ, तो हम मिलजुल कर रहते हैं, तो ताकतवर लोग हमारा शोषण नहीं कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग। आपने चंद्रशेखर की पूरी सक्रियता को हम देखते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका बड़ा माइन्यूट आपने हमारे सामने उसकी बड़ी बारीक तस्वीर रखी है, जिसको सुनने के बाद मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति चंद्रशेखर 2027 के मद्देनज़र कर रहे हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चैलेंज यही होगा कि जो उनका मजबूत पक्ष है कि एक एक वोट पर बीजेपी काम करती है, जो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये कहा गया कि बीजेपी की इस मशीनरी को ममता बनर्जी, डीएमके जैसी पार्टियां नहीं समझ पाई, शायद बीजेपी को इसी मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौती का सामना अपनी विपक्षी पार्टियों से करना पड़ेगा, और उसमें चंद्रशेखर भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर की यह पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है और क्या असर दिखाती है, हमारी इस पर लगातार निगाह बनी रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आस मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।